सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सम्राट अकबर के बारे में। आमतौर पर ये माना जाता है कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, तो हमें उसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जो अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट बनाती है और एक महान सम्राट बनाती है, तो उसकी हम चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। अकबर मुगल शासकों में विद्यार्थियों सर्वश्रेष्ठ था। भारतीय शासकों में महान और विश्व के शासकों में एक श्रेष्ठ और सम्मानित पद का अधिकारी है। तत्कालीन और आधुनिक सभी इतिहासकारों ने अकबर की प्रशंसा की है। इतिहासकार लेनपुल ने उसे भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक तथा उसके युग को मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा। यहाँ तक कि इतिहासकार स्मिथ, जो कई दृष्टिकोणों से अकबर की आलोचना करता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था। इतिहास के सर्वशक्तिशाली बादशाहों में से एक होने का उसका न्यायपूर्ण अधिकार है। निसंदेह उसके इस अधिकार का आधार उसकी प्रकृति दत्त असाधारण गुण, उसके मौलिक विचार और उसकी सफलताएं थीं। इस प्रकार विद्यार्थियों, इतिहास में अकबर को एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसमें सुव्यवस्थित शासन अपनाया तथा जन कल्याणकारी नीतियों को उसने अपनाया। उसने सभी जाति और धर्मों के व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा संपूर्ण साम्राज्य में एक समान कानून, सिक्के तथा नाप तोल की व्यवस्था की। उसने सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी तथा दीन-ए इलाही द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रयास भी किया। डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार अकबर का राज्य एक ऐसा राज्य था जो एक संस्कृति, एक परंपरा और एक ही राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित था, और वह राज्य वास्तव में राष्ट्रीय राज्य था। यद्यपि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, तथापि अकबर उससे भी बढ़कर था। अकबर द्वारा किए गए कार्यों जैसे जजिया कर को समाप्त करना, गोवध का निषेध करना, हिंदी साहित्य का संरक्षण, हिंदू समाज में सुधार को करने का साहस शेरशाह भी नहीं कर सका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का पिता था। तो अकबर के बारे में जो हमने बातें की, तो वो कौन से बिंदु हैं जो अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट बनाते हैं। वो सबसे पहले मैं लूँगी कि विशाल साम्राज्य का संस्थापक अकबर। अकबर एक सफल विजेता था। उसका मानना था कि एक सम्राट को विजय के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो उसके पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं। अतः अकबर ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसने मालवा, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, खानदेश, अहमदनगर, बरार आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। यानी अकबर को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय जाता है। इतिहासकार के मुंशी के अनुसार अकबर एक सफल विजेता था, जो ये भली प्रकार जानता था कि उसे एक शत्रु के साथ कब और कैसे निपटना है। वह जहाँ शत्रुओं के साथ क्रूर व्यवहार करता था, वहाँ उन्हें उदारतापूर्वक क्षमा भी कर देता था। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक एकता की जो अकबर के द्वारा भारत में स्थापित की गई। अकबर एक कुशल शासन प्रबंधक था। वह एक जन कल्याणकारी शासक था। वह कुशल शासन प्रबंधक होने के साथ साथ जनता के हितों का ध्यान भी रखता था। उसने विशाल साम्राज्य में सुदृढ़ शासन स्थापित किया जो 2 सदियों तक बना रहा। उसने केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन की वैज्ञानिक ढंग से स्थापना की। उसने भूमि कर प्रबंध में अनेक सुधार किए, जिसमें दहसाला पद्धति प्रमुख है। मनसबदारी व्यवस्था से कर्मचारियों की कुशलता बढ़ी और उनमें अनुशासन कायम हुआ। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया एवं कई दुर्गों का निर्माण करवाया। अकबर ने निष्पक्ष न्याय तथा धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की। वह एक कुशल वित्त प्रबंधक भी था। उसने विभिन्न मदों के लिए व्यय की राशि निश्चित कर रखी थी। उसने फिजूल खर्ची तथा रिश्वतखोरी को समाप्त करने का प्रयास किया। अतः उसका राज्य समृद्ध बना। अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि नागरिकता के क्षेत्र में उसके द्वारा जो कार्य किया गया, उसने सभी लोगों को समान नागरिकता प्रदान की। उससे पूर्व हिंदू और मुस्लिम
अलग अलग समुदायों के बंटावा था उससे पहले के सभी मुस्लिम शासकों के समय में। और मुसलमान वर्ग को सिर्फ मुसलमान होने के नाते राज्य की ओर से कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, और हिंदू वर्ग को सिर्फ हिंदू होने के कारण कुछ विशेष कठिनाइयां और उत्तरदायित्वों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अकबर ने इस अंतर को समाप्त कर दिया। वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार किया और राष्ट्रीय हित को राज्य की नीति का आधार बनाया, यानी उसने समान नागरिकता स्थापित की। जजिया कर जो उस समय हिंदुओं से लिया जाता था, इससे वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए थे। अतः अकबर ने हिंदुओं को समान नागरिकता प्रदान करने हेतु एवं हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। बहुत सी बार विद्यार्थियों आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि जजिया कर कब समाप्त किया गया अकबर के द्वारा, तो 1564 उसका उत्तर होगा। अकबर ने हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। साथ ही इन सारी चीज़ों से हिंदू मुगल साम्राज्य के हितैषी बन गए तथा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगी धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की स्थापना के बारे में। अकबर ने सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने तथा उसका पालन करने की छूट दे दी। उसने आदेश जारी किया कि जिन लोगों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया है वह अपने पहले वाले धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्मों को समान मानता था। उसने वैसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन विद्वानों के साथ रहने से जो है उसमें विद्वता आ गई और सभी धर्मों के बारे में उसे जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। और धार्मिक मामलों में वे इतना उदार था कि सभी धर्मावलंबी अपनी पूजा उत्सव आदि करने के लिए न केवल स्वतंत्र थे, बल्कि बादशाह स्वयं होली, दिवाली, बसंत, नौरोज आदि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और उत्सव में भाग लेता था। अकबर ने तुलादान, झरोका दर्शन आदि जैसी विभिन्न हिंदू प्रथाओं को भी स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक समन्वय की। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर सामाजिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी राजपूत रानियों को हरम में मूर्ति पूजा व हवन करने की भी छूट दी। अतः राजपूत मुगल साम्राज्य के हितैषी बन गए तथा हिंदू मुगलों को विदेशी ने मानकर उनसे प्रेम करने लगे। अकबर ने स्वयं भी जो है कुछ हिंदू प्रथाओं को अपनाया था, जैसे वे सिर पर पगड़ी पहनता था और माथे पर तिलक लगाता था। इसके बाद बात हम करेंगे योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान करने की। तो अकबर से पहले हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, किंतु अकबर ने उन्हें भी योग्यता के आधार पर ऊंचे पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। उसने राजा टोडरमल को वजीर और राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। साथ ही बीरबल, भगवान दास, राय सिंह आदि को भी उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया। और ये इसमें बीरबल और राजा टोडरमल जो है उसके नवरत्नों में भी शामिल थे, मानसिंह सहित। इन्होंने साम्राज्य की महत्वपूर्ण सेवा की। इससे कर्मचारी वर्ग की कार्यकुशलता बढ़ी तथा राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहन मिला। इसके साथ ही उसने समान शासन व्यवस्था स्थापित की। उसने पूरे राज्य में एक राजभाषा फारसी, एक प्रकार के नियम, एक प्रकार के पदाधिकारी, एक प्रकार के नापतोल तथा एक प्रकार के कानून की व्यवस्था की। उसने राज्य में एक समान सिक्के प्रचलित किए, जिससे उद्योग तथा व्यापार काफ़ी उन्नत हो गए। विद्यार्थियों, क्योंकि एक ही प्रकार के सिक्के होने से पूरे देश में व्यापारियों को सुविधा हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने और ले जाने के लिए एक ही प्रकार के जो है सिक्के चलने लगे। उसने जाति, धर्म तथा वर्ग संबंधी भेदभाव को मिटा दिया तथा समस्त जनता को समान सुविधाएं दी। इससे भी राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद बताना चाहेंगे हिंदू समाज में उसके द्वारा किए गए सुधारों की। अकबर ने हिंदू समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सर्वप्रमुख उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उस समय हिंदू समाज में विद्यार्थियों सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था। अकबर ने आदेश दिया कि किसी भी स्त्री को बलपूर्वक सती न किया जाए। उसने शाही फरमान जारी किया कि उस हिंदू कन्या को जिसके पति की मृत्यु विवाह से पहले ही हो जाए, सती न किया जाए। यदि कोई हिंदू नारी अपने पति के साथ सती होना चाहे तो उसे रोका न जाए।
परंतु सती होने के लिए किसी विधवा को विवश नहीं किया जाना चाहिए, यानी बलपूर्वक सती करने की प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अकबर ने प्रत्येक नगर में एक कोतवाल नियुक्त किया और उन्हें बलपूर्वक सती की जाने वाली महिलाओं को बचाने के आदेश दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर मध्यकालीन भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उसने विवाह के संबंधित कुछ नियम भी बनाए। उसने निकट संबंधियों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बाल विवाह निषेध कर दिया। विवाह के समय लड़के की आयु 16 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। विधवा विवाह को मान्यता दी गई तथा युवक पुरुषों के वृद्ध स्त्रियों से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने उन व्यक्तियों को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे दी जिनके पहली पत्नी से बच्चा न था। साथ ही अकबर ने मद्यपान पर भी प्रतिबंध लगाया। अब मदिरा का प्रयोग वेद की सिफारिश पर सिर्फ दवा के रूप में किया जा सकता था और शाही महल के पास मदिरा की एक दुकान थी जिसमें मदिरा लेने वालों व्यक्तियों को अपना नाम तथा पता दर्ज करवाना पड़ता था। ये रोक टोक सिर्फ राजधानी में थी, लेकिन साम्राज्य के अन्य भागों में व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। साथ ही उसने समाज में जो नर्तकियाँ थी उनको की स्थिति में भी सुधार का प्रयास किया। उनके लिए एक अलग मोहल्ला निश्चित कर दिया। उनके देखरेख के लिए एक इंस्पेक्टर तथा एक क्लर्क को नियुक्त किया। साथ ही अकबर के द्वारा कन्या वध निषेध किया गया। विद्यार्थियों, आप अभी भी देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है और इसके लिए बहुत अभियान हम लोग चलाते रहे हैं। तो अकबर ने उस समय भी जो साम्राज्य के कुछ भागों में कन्या वध का प्रचलन था उसके खिलाफ एक नियम बनाकर कन्या वध करने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की। साथ ही अकबर ने खेरपुर नामक केंद्र पर मुस्लिम भिखारियों के लिए तथा धर्मपुर नामक केंद्र पर हिंदू भिखारियों के लिए तथा योगीपुर नामक केंद्र पर योगियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। डॉक्टर पी सरन के अनुसार साहित्य तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देना अकबर अपनी सरकार का मुख्य उद्देश्य समझता था। उसने अनेक मदरसों की स्थापना की। उस समय हिंदू विद्यार्थी मंदिरों में तथा मुस्लिम विद्यार्थी मस्जिदों में शिक्षा प्राप्त करते थे। अकबर ने इन मकतबों व पाठशालाओं को संरक्षण दिया। इसके अलावा उसने दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में नए मदरसों की स्थापना की। सियालकोट उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसने सरकारी मदरसों में हिंदू विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया और हिंदू तथा मुस्लिम विद्यार्थी साथ साथ बैठकर समान विषयों का अध्ययन करने लगे, जिससे राष्ट्र निर्माण के कार्य को प्रगति मिली। उसने पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया। मुस्लिम विद्यार्थी तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र आदि विषयों की एवं हिंदू विद्यार्थी संस्कृत, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि की विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। अकबर ने इतिहास, सामाजिक विज्ञान आदि विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल कर दिए। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। फारसी तथा संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनके अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना उसके द्वारा की गई। उसमें हिंदू तथा मुस्लिम विद्वानों को नियुक्त किया गया। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ। इससे हिंदू और मुस्लिम साहित्य का विकास हुआ और वो परस्पर निकट आए। अकबर के द्वारा पुस्तकालयों की स्थापना भी की गई। उसने राजधानी में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की हजारों पुस्तकें थीं। इन पुस्तकों का उचित वर्गीकरण भी किया गया था। फैजी के पुस्तकालय की 46,000 पुस्तकें भी उसकी मृत्यु के बाद इस पुस्तकालय में रख दी गईं। अकबर ने गुजरात से बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त की थी जो उसके पास सुरक्षित रही। अकबर के काल में साहित्य का भी विकास हुआ और फारसी, संस्कृत तथा हिंदी साहित्य आश्चर्यजनक रूप से इस समय विकसित हुए। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था विद्यार्थियों कि वह अशिक्षित था, लेकिन अशिक्षित होते हुए भी उसने विद्वानों को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। उसने फारसी को राजभाषा बनाया तथा संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अकबर का समय भारतीय मुस्लिम कला तथा साहित्य का स्वर्ण युग था। इसके साथ साथ जो है अनेक ग्रंथ उस समय जो है रचे गए, जिसमें अनेक अनुवाद भी जैसे हमने कहा हुए, और साथ ही धर्म के क्षेत्र में भी उसने सुधार का प्रयास किया और उसने
1581 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म चलाकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि उसका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वह सराहनीय प्रयास था। अब हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में समन्वय की। अकबर ने स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला आदि क्षेत्रों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और ईरानी भारतीय शैली मिलकर एक नई जो है कला का मुगल कला के रूप में विकसित हुई, जिसका प्रभाव स्थापत्य, चित्रकला और संगीत कला विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, अकबर एक राष्ट्रीय शासक माना जाता है जिसने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य तथा कला आदि क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम परस्पर निकट आए तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई। अतः इतिहासकार उसे राष्ट्रीय सम्राट मानते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का सबसे महान सम्राट था और वास्तव में इस देश के संपूर्ण इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था। वह वास्तव में हमारा राष्ट्रीय सम्राट था। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी भी कहते हैं कि अकबर का भारत की एकता का प्रयत्न पहला कदम था। इस्लाम और चंगेज खां के आदर्शों से प्रभावित होकर वह संपूर्ण संसार को अपनी सत्ता के अधीन करने के लिए उत्सुक था। डॉक्टर त्रिपाठी का मत बहुत सारे विद्वानों को मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकार अवश्य स्वीकार करते हैं कि अकबर का उद्देश्य भारत की एकता, उसकी उन्नति और उसके सभी निवासियों की समान प्रगति और उन्हें समान सुविधाएं प्रदान करना अवश्य था। इस दृष्टि से प्राय सभी इतिहासकार उसे राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार करते हैं। अकबर की महानता का सबसे बड़ा कारण यही था। प्रोफेसर K.T. शाह लिखते हैं कि अकबर मंगलों में सर्वश्रेष्ठ और संभवतया शक्तिशाली मौर्यों के पश्चात 1000 वर्ष के भारतीय शासकों में सबसे महान था। ये सरलता से कहा जा सकता है कि जन्मजात पैतृक संस्कारों से प्राप्त अद्भुत योग्यता के अतिरिक्त अकबर की महानता का कारण ये था कि उसने अपने आप को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। अकबर के द्वारा जो प्रयास किए गए और अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया था, और उनमें सर्वप्रमुख जो है, जैसा कि मैंने कहा, हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास था। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि इस दिशा में उसका प्रयत्न पूरी तरह सफल रहा, परंतु वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस आवश्यकता को समझा और उसके लिए कुछ जो है ठोस प्रयास उसके द्वारा किए गए। उसकी उदार धार्मिक और राजपूत नीति का एक महत्वपूर्ण आधार भी ये था। उसने हिंदुओं और की सभी सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ समाप्त कर दी। इतिहासकार लेनपुल ये लिखते हैं कि हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। इस प्रकार अकबर की उदार धार्मिक नीति मुगल शासकों की नीति को एक नवीन मोड़ देने वाली साबित हुई। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ये भी कहते हैं कि अकबर अपने युग की संतान और अपने युग का पिता दोनों ही था। उसके द्वारा जो प्रयास किए गए वे निश्चित तौर पर उसे एक राष्ट्रीय सम्राट की श्रेणी में रखते हैं और निश्चित तौर पर उसके द्वारा जो शुरुआत की गई उसकी वजह से मुगल साम्राज्य लंबे समय तक भारत में बना रहा और उसने एक ऐसी परंपरा स्थापित की जिसने लंबी अवधि तक जो है उसके उत्तराधिकारियों ने उसको जारी रखा। तो इस प्रकार अकबर जो है मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक सर्वश्रेष्ठ शासक रहा और उसकी गणना, यद्यपि उसके जो है जीवन के शुरुआती दौर में उसने जो कार्य किए या जो उसने अपने शुरुआती दौर में जी गतिविधियाँ की उसकी वजह से उसे एक महान शासक तो नहीं माना जाता, लेकिन उसे एक राष्ट्रीय सम्राट अवश्य माना जाता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव भी कहते हैं कि अकबर की शासन निपुणता और नियमितता अद्वितीय थी। वह नवीन विचारों और सिद्धांतों का कुशल स्रष्टा था। तो विद्यार्थियों, अकबर के बारे में विदेशी इतिहासकार जो है वह भी एक उसे उच्च पद प्रदान करते हैं। इतिहासकार एडवर्ड्स और गैरेट लिखते हैं कि अकबर ने अपनी योग्यता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिद्ध की। वह एक बहादुर सैनिक, एक महान सेनापति, एक बुद्धिमान शासन प्रबंधक, एक लोकहितकारी शासक और मनुष्य चरित्र का पारखी था। वह मनुष्यों का जन्मजात नेता
और इतिहास के सर्वशक्तिशाली शासकों में से एक स्थान प्राप्त करने का उसका न्यायपूर्ण अधिकार है। उसने अपने 50 वर्ष के शासनकाल में एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जो शक्तिशाली राज्य से समानता का दावा कर सकता था, और उसने एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसका मुकाबला प्राय 100 वर्षों तक भारत में किसी विरोधी ने नहीं किया। उसके शासनकाल में मुगल एक सैनिक आक्रमणकारी मात्र से एक स्थायी भारतीय राजवंश के रूप में बदल गए। धन्यवाद।